हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग यूपी पीसीएस 2023 का प्री का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि मेरी पीवाईक्यू सीरीज चल रही है, जिसमें पहले हम लोग टॉपिक वाइज करेंगे, सब्जेक्ट वाइज करेंगे, उसके साथ के साथ हम लोग 150 क्वेश्चन का क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करेंगे। तो आज से मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर पेपर, बकायदा क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व कराने जा रही हूँ, जिसमें पहली शुरुआत हमारी रहेगी यूपी पीसीएस के 2023 के पीटी के पेपर से। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ के साथ आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, और जितने लोग देखते हैं प्लीज लाइक भी कर दिया करो। चलो तो स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें दे रखा है, भारत के किस भाग में हंगुल नाम का हिरण पाया जाता है? ऑप्शन है ए जम्मू कश्मीर, बी असम, सी राजस्थान और डी है आपका केरल। तो हंगुल नाम का जो हिरण है वो पाया जाता है जम्मू कश्मीर में। ए ऑप्शन जो होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। जम्मू कश्मीर के दाचीगाम नेशनल पार्क में ये पाया जाता है। घने जंगल यानी कि घने जलवायु और ठंडे तापमान की इसको जरूरत होती है। लाल हिरण परिवार के एशियाई सदस्य का एकमात्र जीवित प्रजाति ये बची हुई है। इसके साथ ही साथ हिमालय परिदृश्य में जीवित लुप्तप्राय प्रजातियों में से एक है। वन्यजीव संरक्षण कोष के द्वारा हंगुल संरक्षण परियोजना को 1970 में चालू किया गया था, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन कवित्री पुस्तक की सुमेलित नहीं है? यानी कि कौन सी पुस्तक किस कवित्री से सुमेलित नहीं है, ये बताना है। दयाबाई विनय मलिक, सहजोबाई सहज प्रकाश, सोन कुमारी स्वर्णविली की कविता, या गंगाबाई गणेश देव लीला। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, गंगाबाई देव लीला की नहीं है, बल्कि इनकी जो रचना है वो है आपका हुनर महासागर, जो कि 1898 में इन्होंने लिखी थी। इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है किसके द्वारा की जाती है? अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा, विश्व बैंक द्वारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा, या विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। तो ये आपकी रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है आईएलओ के द्वारा, यानी कि अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा। आईएलओ इसको प्रकाशित करता है। ये विशेष रूप से सामाजिक सुरक्षा में वृद्धावस्था, बेरोजगारी, बीमारी, विकलांगता के कार्य के दौरान अवकाश, स्वास्थ्य देखभाल, आय सुरक्षा के उपायों और साथ के साथ बच्चों वाले परिवार के अतिरिक्त सहायता ये शामिल करता है। इसके अलावा वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट में 2020 से 2022 तक लगभग 4.1 बिलियन लोगों के किसी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा प्राप्त नहीं हुई है, ये भी इस रिपोर्ट में बताया गया है। आईएलओ का जो मुख्यालय है ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, और ये विशेष एजेंसी है यूएन की। अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम डिपेंड्स टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है वाई वेणुगोपाल रेड्डी, सी रंगराजन, सी ऑप्शन है विमल जालान, और डी ऑप्शन है रघुराम राजन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, विमल जालान। अगला प्रश्न है, द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन है ज्ञानेंद्र देज, बी एडम स्मिथ, सी अमर्त्य सेन, या डी है गुरनार मिल्टन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, गुरनार मिल्टन। 2023 में फरवरी में भारत के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन निम्न में से किस स्थान पर हुआ है? चेक्केरी उत्तर प्रदेश में, नासिक महाराष्ट्र में, तुमकुर कर्नाटक में, या कोयम्बटूर तमिलनाडु में। तो करेक्ट आंसर है इसका तुमकुर कर्नाटक, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दे रखा है आपका, सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है। यहाँ पे बीमारियां दे रखी है और किसकी वजह से ये होता है ये बताना है। तो पेप्टिक वर्म किसकी वजह से होता है? इसे अल्सर भी कहते हैं, ठीक है। डेंगू फील पाँव को हाथी पाँव भी कहा जाता है, और मलेरिया। तो देखिए पेप्टिक वर्म जो होता है वो आपके जीवाणु की वजह से होता है, डेंगू वायरस की वजह से होता है, फील पाँव जो होता है वो कृमि यानी कि जो रेशे होते हैं उनकी वजह से होता है, मलेरिया होता है प्रोटोजोआ की वजह से, यानी कि सी ऑप्शन जो होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पौधों में जाइलम परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। जाइलम का क्या काम होता है पौधों में, ये बताना है। ऑप्शन है ये जल को प्रभावित करता है, ऑक्सीजन का काम करता है, अमीनो एसिड करता है, या भोजन को लेके जाता है। तो देखिए जाइलम का जो परिवहन होता है वो जल को प्रभावित करने का काम होता है। 2 तरीके की क्रियाएं होती है, एक होती है जाइलम और एक होती है आपकी फ्लोएम।
ठीक है। जाइलम का काम क्या होता है, आप ये क्या करता है, जो जल होता है ना उसको पूरे पेड़ पौधों तक पहुंचाता है। इसके अलावा जो फ्लोएम का काम होता है वो आपके जो भोजन तैयार किया जाता है उसको पूरे पदार्थों को पौधों तक पहुंचाती है। तो ये आपका पूरा विश्लेषण इसका दे रखा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय के लैंगरहैंस के आइलेट की बीटा सेल द्वारा स्रावित होता है। अग्नाशय से कौन से हार्मोन निकलते हैं आपको पता है, अब उसमें बताना है कि लैंगरहैंस की बीटा सेल से कौन सा निकलता है, यानी कि आइलेट की बीटा सेल से कौन सा निकलता है, एड्रेनालिन, ग्लूकागॉन, इंसुलिन या एल्डोस्टेरोन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इंसुलिन। ठीक है। इंसुलिन हार्मोन जो होता है वो अग्नाशय की लैंगरहैंस कोशिकाओं से स्रावित होता है। अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकागॉन होता है और गामा कोशिकाओं से सोमेस्टोस्टेटिन हार्मोन स्रावित होता है। इंसुलिन रक्त में शर्करा की मात्रा को निर्धारित करने का काम करता है और इसकी कमी से मधुमेह नामक रोग हो जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है। ऐसा प्रदूषक नहीं है जो विघटित हो जाता है। तो मल पदार्थ, कीटनाशक, मूत्र या घरेलू अपशिष्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कीटनाशक। आपको पता है बायोडिग्रेडेबल वो वाले पदार्थ होते हैं जो सूक्ष्म तत्वों की सहायता से विघटित हो जाते हैं। ठीक है। लेकिन जो कीटनाशक हो गए, प्लास्टिक हो गए, ये सारी चीजें विघटित नहीं होती है, यही आपको इसमें बताया गया है। ठीक है, ये आपका दे रखा है। इसके बाद अगला प्रश्न है, जलीय पौधा जिसे प्राय जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, क्या होता है, मतलब वो कौन सा है। ऑप्शन है वोल्फिया, बी एजोला, सी ट्रोपा या डी लेमना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी एजोला। ठीक है, ये जैव उत्प्रेरक का काम करता है। इसके अलावा जलीय पौधा है जो धान के खेत में जैव उत्प्रेरक का काम करेगा, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता वाला होता है। अजोला एक जलीय फर्न है जिसके अंदर नील हरे शैवाल यानी कि एनाबीना जो होता है वो इसमें प्रवाहित होता है, ये वृद्धि करता है इसके अंतर्गत। अगला 12वां क्वेश्चन है, निसार उपग्रह निम्न में से किन संगठन में संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। तो ईएसए इसरो, रोस्कोमस, सीएनएसए या इसरो और नासा या ईएसए और नासा। तो इसका करेक्ट आंसर है इसरो और नासा के द्वारा निसार उपग्रह को लॉन्च किया गया है। अब ये है क्या चीज वो भी देख लीजिए। इस सैटेलाइट का प्राथमिक जो उद्देश्य है वो एल और एस बैंड के रडार इमेजिंग सैटेलाइट का निर्माण करना है। साथ ही साथ इसका पूरा नाम है नासा इसरो सिंथेटिक एक्चुअल रडार उपग्रह। याद रखिएगा, इसकी उन्नत प्रणाली की जो पृथ्वी की जो तस्वीरें हैं वो साफ तस्वीरें प्रदान करेंगी, इसकी जो क्वालिटी इतनी अच्छी दे रखी है। अगला प्रश्न है, मानव हृदय में कितने घटक का बना होता है, यानी कि चैम्बर्स जो होते हैं वो कितने होते हैं ये बताना है। केवल 2, केवल 4, केवल 1 या केवल 3। तो इसका सही आंसर है केवल 4। अगला प्रश्न है, 14वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेशम का एक घटक नहीं है। पोटेशियम एक घटक कौन सा है पूछा गया है। तो याद रखिएगा पोटेशियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन या फास्फोरस। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा नाइट्रोजन। ठीक है। प्राकृतिक रेशम में नाइट्रोजन विद्यमान होता है। प्राकृतिक प्रोटीन फाइबर होती है जो फाइब्रोइन नामक प्रोटीन या अमीनो एसिड से बनी होती है। नाइट्रोजन प्रोटीन जैसे जटिल कार्बनिक यौगिक में उपस्थित होता है, याद रखिएगा। अगला 15वां क्वेश्चन है, समुद्री शैवाल किसके महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। आर्गन के, ब्रोमीन के, आयोडीन के या फास्फोरस के। तो ये होते हैं आयोडीन के। ठीक है, महत्वपूर्ण स्रोत जो होते हैं समुद्री शैवाल वो आयोडीन के होते हैं। समुद्री शैवाल में जीवन में आयोडीन युक्त कार्बनिक यौगिक के रूप में पाया जाता है। लेमिनेरिया एक किस्म का जो शैवाल है या जिसे समुद्री घास भी कह सकते हैं, ये आयोडीन इसके अंतर्गत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, कभी भी आपसे नेक्स्ट पूछा जा सकता है लेमिनेरिया क्या है या इसमें कहाँ पाया जाता है, इसमें आयोडीन की मात्रा होती है या नहीं होती, कुछ इस टाइप से आपका क्वेश्चन बन सकता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्व नोबल गैस नहीं है। आर्गन, क्रिप्टन, एक्टिनियम या रेडॉन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, एक्टिनियम जो है वो नोबल गैस नहीं है। नोबल गैस कौन कौन सी होती है वो देख लीजिए। एक तो हीलियम होती है, नियोन होती है, आर्गन होती है, क्रिप्टॉन होती है, इसके अलावा जो जेनोम है वो भी होती है, साथ ही साथ रेडॉन भी होती है। रेडॉन को छोड़कर बाकी सारी नोबल गैसेस जो होती है वो वायुमंडल में विद्यमान होती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस प्रकार का टीका डिप्थीरिया से बचाता है।
लाइव अटेन्यूएटेड वायरल वेक्टर, टॉक्सक्वाइड या mRNA? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी टॉक्सक्वाइड। 18वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा है? नेक्थेंथिस, निलिम्बो, निकोटियाना या नेपेंथिस? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी नेपेंथिस। नेपेंथिस एक कीटभक्षी पौधा है जो कि पेड़ों के ऊपर जो कीड़े वगैरह होते हैं उनके साथ साथ आर्थ्रोपोडा को भी अपने पोषक तत्व के रूप में यूज करता है। ठीक है, ये पौधे नाइट्रोजन की कमी वाली मिट्टी में उगते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा mRNA वैक्सीन है जिसका उपयोग कोविड-19 संक्रमण के विरुद्ध किया गया था? सिनेवैक, नोवोवैक्स, मॉडर्ना या स्पुतनिक? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मॉडर्ना। अगला 20वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसे हंसी पैदा करने वाली गैस के रूप में जाना जाता है? बहुत ही कह लीजिए यूपी पीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन है, हर 1-2 साल में ये आता ही रहता है, या पीसीएस के थ्रू जो भी एग्जाम होते हैं जैसे आरओ हुआ, एलटी ग्रेड हुआ, उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा, इसका ऑप्शन पहले तो देख लेते हैं, ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न करने से पहले आपको मैं एक बात बताना चाहती हूँ, आज जो मैं ये पेपर सॉल्व करा रही हूँ इसका उद्देश्य केवल इतना ही नहीं है कि आपको यूपी पीसीएस का प्रैक्टिस करनी है या यूपी पीसीएस की तैयारी करनी है। यूपी पीसीएस के थ्रू होने वाले सभी एग्जाम जो जिनकी भी आप तैयारी कर रहे हो, जिनके लिए भी आप एलिजिबल हो, उन सब की तैयारी आप यहाँ से कर सकते हो। साथ ही साथ पीसीएस 2023 का पेपर और आने वाले टाइम पे मैं जो आपके लिए पेपर डिस्कस कराऊंगी उससे आपको ये आइडिया पड़ जाएगा कि यूपी पीसीएस कहाँ तक सोच रहा है, कितना वो सोच रहा है, किस तरीके के क्वेश्चन वो पूछ रहा है। एक सोच जो आपकी होगी वो डेवलप हो जाएगी मेरे साथ। तो चलिए दोबारा से आ जाते हैं इस पर। 21वां क्वेश्चन है, मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है, वह भिक्षु कौन है ये बताना है। तो मिलिंद पन्हो का नाम याद रखिएगा, आपके क्वेश्चन भी पूछ सकता है मिलिंद पन्हो, जैसे इसमें पूछा है बौद्ध भिक्षु कौन है, या ये पूछ सकता है कि नागसेन, जो इसका करेक्ट आंसर है वो नागसेन है। ठीक है, नागसेन और मिलिंद के बीच जो संवाद है उस पुस्तक का नाम क्या है? तो मिलिंद पन्हो होगा, याद रखेगा। एक क्वेश्चन से वो किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है यही आप लोगों को अपना दिमाग लगाना है। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि केवल यही क्वेश्चन आगे चल के भी रिपीट हो जाएगा, हो सकता है मिलिंद पन्हो से ही वो कोई और क्वेश्चन बना दे। ठीक है, नागसेन से कोई और क्वेश्चन बना दे। अगला प्रश्न है, इसमें और देख लेते हैं, ये एक नागसेन के मध्य संवाद है। मिलिंद पन्हो जो है उसमें नंद मौर्य युद्ध की बात की गई, यानी कि धनानंद और चंद्रगुप्त के बीच जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन भी मिलिंद पन्हो में ही दिया गया है। अब एक क्वेश्चन और आपका बन जाता है कि वो समकालीन पूछ लेता है कि मिलिंद पन्हो के समकालीन कौन से राजा का युद्ध हुआ था या किस बारे में इसमें चर्चा की गई है, तो इस टाइप से भी आता है, याद रखिएगा। इसके अलावा एक चीज और इसमें दे रखी है कि प्लेटो की वार्तालाप शैली में मिलिंद पन्हो है। मिलिंद पन्हो भले ही पहले था, प्लेटो बाद में आया हो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन प्लेटो की जो रचना है ना उसमें उसने संवाद की श्रेणी में सारे सिद्धांतों का वर्णन किया है। ठीक उसी तरीके से मिलिंद पन्हो में है, याद रखिएगा। अगला 22वां क्वेश्चन है, संगीत की टप्पा शैली निम्न में से किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत एवं विकसित हुई थी? ए जहांगीर, बी शाहजहां, सी मोहम्मद शाह या डी अकबर? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मोहम्मद शाह। इसे रंगीला भी कहा जाता है, याद रखिएगा। देखिए मोहम्मद शाह जिसे रंगीला पिया के नाम से जाना जाता है, इसके काल में संगीत का खूब विकास हुआ था। संगीत और संगीतकारों का ये संरक्षक था। इसके अलावा नियामत खां, सदारन फिरोज खां अदरंग एवं शोरी जिसने संगीत की टप्पा शैली का विकास किया, इसी के दरबार में थे। कल को आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, जैसे रंगीला किसका नाम था या मोहम्मद शाह को और किस नाम से पुकारा जाता था। इसके अलावा इनमें से किसी का नाम पूछ लेगा, नियामत खां, सदारंग खां, फिरोज खां अदरंग खां, शोरी, ये किसके दरबार में थे या मौजूद थे, या ये भी पूछा जा सकता है कि किस मुगल शासक के काल में संगीत और संगीतकारों को संरक्षण प्राप्त था या संगीत का विकास हुआ था। ये सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हिंदुस्तानी शैली की गायकी टप्पा, ठुमरी, तराना एवं दादरा को पहली बार इसी के दरबार में प्रवेश हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है 23वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कश्मीर के किस शासक ने जजिया और गो हत्या को समाप्त किया था? ऑप्शन है सिकंदर शाह, बी शमसुद्दीन शाह, सी हैदर शाह या डी है जैनुल अबीदीन? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी जैनुल अबीदीन।
इसके बारे में और भी कुछ फैक्ट है वो देख लीजिए। इसे कश्मीर का अकबर कहा जाता था। हिंदुओं के प्रति इसकी बहुत ही सहिष्णुता थी। इसने अपने सेना में कई सारे हिंदू शासकों को हिंदुओं को प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किया था। साथ ही साथ इसने मूल्य नियंत्रण व्यवस्था को भी कश्मीर में लागू किया, जिसकी वजह से इसे अलाउद्दीन खिलजी कहा जाता है। तो आप खुद देख लो, इस 4 पॉइंट्स में आपके आगे आने वाले कुछ क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, वो भी आप इस पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 24वां क्वेश्चन। हम 24 क्वेश्चन तक आ चुके हैं। ठीक है, कैप्टन हॉकिंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह 1611 में जेम्स प्रथम के दूत के रूप में भारत आया था। वह तुर्की भाषा का बहुत अच्छा ज्ञाता था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा केवल 2, डी ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि ये 16 से 11 में नहीं आया था, 1608 में आया था। ठीक है, अकबर के नाम का खत लेकर आया था, लेकिन जिस समय ये आया था उससे पहले अकबर की मौत हो चुकी थी और निकला था तब अकबर जीवित था। तो इसकी मुलाकात जो होती है वो जहांगीर से होती है। ठीक है, जहांगीर से इसने तुर्की भाषा में बात की थी। इसे जहांगीर बहुत ज्यादा खुश हो गया था, याद रखिएगा। निम्नलिखित पेशवाओं के शासनकाल पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ये इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, यूपी बीसीएस के पेटेंट क्वेश्चन होते हैं। कालक्रम में लगाना, कौन पहले आया था, कौन बाद में आया था, कौन किससे जुड़ा हुआ है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। तो बाजीराव विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, नारायण राव या माधव राव, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाजीराव प्रथम। बाजीराव के बाद ये आया था, पहले नंबर पे ये है, दूसरे पे ये है, तीसरे पे माधव राव है, चौथे पे आपके हैं नारायण राव। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। वैदिक कालीन प्रशासन में भाग 2 कौन अधिकारी था, यानी भाग 2 कहा जाता था, वो क्या काम करता था, किस टाइप के अधिकारी थे, वो पूछा गया है। तो जुआ विभाग का प्रधान अधिकारी था, राजस्व कर जमा करने वाला था, समाचार पहुंचाने वाला था, या जंगलों का प्रधान अधिकारी था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्व कर जमा करने वाला। ठीक है, अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन फिरोज तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया था? ठीक है, किसने 300 पुस्तकों का अनुवाद किया था, ये पूछा गया है। अब किस टाइम पे पूछा गया? फिरोज तुगलक के टाइम पे। ठीक है, ऑप्शन है तालिब अमूली, बी मुल्ला अब्दुल्ला बाकी, सी मिर्जा मोहम्मद अली, या डी अजीजुद्दीन खान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अजीजुद्दीन खान। अगला 28वां क्वेश्चन है। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालक्रम है? शक कुषाण यूनान, यूनान शक कुषाण, शक यूनान कुषाण, या यूनान कुषाण शक। तो सही उत्तर है इसका यूनानी शक कुषाण। देखा जाए तो ईरानी, यूनानी, शक और कुषाण इसका सही क्रम हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है। पुस्तक दे रखी है, उनसे संबंधित विषय है। मिरात ए सिकंदरी, बुरहान ए माशिर, रियाज अल सलातिन, या रियाज अल निशा। इसका संबंध देख लीजिए। तो देखिए, मिरात ए सिकंदरी का संबंध गुजरात विजय से है। बुरहान ए माशिर का संबंध आपके बहमनी के अहमदनगर का इतिहास से है। रियाज उस सलातिन का संबंध आपका बंगाल के इतिहास से, और रियाज उल इशा का संबंध है महमूद गवाह के पत्रों का संग्रह से। अगला 30वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है? पूर्वी सीमांत की बात की जा रही है, तो मांडा, हड़प्पा, आलमगीरपुर, या राखीगढ़ी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, आलमगीरपुर। देखिए, ये आपकी दिशाएं हैं। ठीक है, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूर्व हो गया, और ये हो गया आपका पश्चिम। ठीक है, तो यहाँ पे पूर्वी सीमांत पूछा गया, तो पूर्वी सीमांत में आपका आलमगीरपुर आ जाएगा। दक्षिण की अगर आप उत्तर की बात करते हैं तो उत्तर में मांडा आता है। ठीक है, जो कि आपका जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, इसके बाद अगर दक्षिण की बात करते हैं तो दक्षिण में दमाबाद आ जाएगा, जो महाराष्ट्र में है। और अगर आप पश्चिम की बात करेंगे तो सुतकांगेंडोर जो आ जाता है, जो बलूचिस्तान में और इस समय पाकिस्तान में है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 31वां क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा युग्म दर्शन प्रचारक का सही सुमेलित है? वैशेषिक पतंजलि, न्याय गौतम, मीमांसा कण्व, उत्तर मीमांसा कपिल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्याय गौतम। खरीदादार कौन था? परगना का प्रमुख अफसर था, शाही महल का प्रधान संरक्षक था, अधिकारी का हिसाब किताब में प्रवीण होता था, या फरमानों को भेजने वाला अधिकारी था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फरमानों को भेजने वाला, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
अगला प्रश्न है, पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, वायु पुराण से गुप्त वंश की शासन व्यवस्था पर प्रकाश डाला जाता है। तो ये दोनों ही सही है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, कभी भी नहीं आ जाता है और हाँ आप पढ़ लेते हैं तो क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है, ठीक है। तो देख लेते हैं, इल्तुतमिश रजिया के पिता थे, गुलबदन बेगम जो थी वो बाबर की पुत्री थी, हमीदा बानो बेगम अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी थी, शाह तुर्कन इल्तुतमिश की पत्नी थी। तो इसका सही उत्तर है हमीदा बानो बेगम अलाउद्दीन खिलजी की नहीं थी बल्कि हुमायूं की दूसरी पत्नी थी, ठीक है। इसके बाद अगला है, चरक संहिता कितने अध्यायों या खंडों में विभाजित है? तो ये 120 अध्याय और 8 खंडों में विभाजित है, याद रखिएगा। चरक का कार्य चिकित्सा का प्रणेता कहा जाता था, ठीक है। ये कुषाण नरेश कनिष्क प्रधान का राज्य वैद्य था, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 और 2 को सम्मिलित कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पुरातात्विक स्थल दे रखे हैं और वो इस समय वर्तमान में कहाँ है ये बताना है। तो देखिए, नवासा जो है वो आपके महाराष्ट्र में है, ईसमपुर आपके कर्नाटक में, डिडवाना जो है आपके राजस्थान में, और गुडियाम गुफा जो है वो आपके तमिलनाडु में। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्न में से कौन महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है? मातंगिनी हाजरा, कनकलता बरुआ, अरुणा आसफ अली और शांति घोष। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, शांति घोष। अरुणा आसफ अली के बारे में हम जानते ही है, इनका बहुत अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट रोल था भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पे, ठीक है। जो रेडियो का विकास हुआ था वो भी इन्हीं के टाइम पे हुआ था, याद रखिएगा। रेडियो जो इन्होंने भूमिगत रेडियो की जो व्यवस्था थी वो इन्हीं के द्वारा की गई थी। शांति घोष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी वीरांगना थी, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, 14 दिसंबर 1931 के टाइम पे त्रिपुरा के कलेक्टर के यहाँ जाकर उसके बंगले में घुसकर सीधा उसको गोली मार दी थी। तो याद रखिएगा, जो हमारी स्वतंत्रता सेनानियों में केवल पुरुषों का ही योगदान नहीं था, महिलाएं भी इतनी ज्यादा मजबूत और इतनी ज्यादा शक्तिशाली थी, उनके अंदर इतना ज्यादा हिम्मत थी ना कि वो जाकर अंग्रेजों के घर में घुसकर उनको गोली मार के आ जाती थी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, 1857 बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता कौन था? 1857 का जो युद्ध हुआ था उस टाइम पे, जो 1857 का विद्रोह हुआ था, ठीक है, उस टाइम पे अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों ने नेतृत्व किया था। तो बरेली से किसने किया था वो बताना है। तो बरेली से किया था आपके खान बहादुर खान ने। इसके अलावा कुछ और क्षेत्र हैं जहां से उनके नेताओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, लखनऊ में बेगम हजरत महल ने किया था, फैजाबाद से मौलवी अहमद उल्ला ने किया था, कानपुर से नाना साहिब का नेतृत्व इसको प्राप्त हुआ था, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी, बरेली से खान बहादुर खान थे, इलाहाबाद से लियाकत अली थे और बिहार से कुंवर सिंह थे। ये जो क्वेश्चन है ना, ये हर एक दो साल में रिपीट होता रहता है और मेरा जो आप लोगों को ये पेपर डिस्कस कराने का उद्देश्य मात्र इतना ही है कि आपको पता चल जाए कि किस किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, क्या फ्रेम चल रहा है पीसीएस के पीटी के क्वेश्चंस का, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कालक्रम की दृष्टि से निम्न घटनाओं में से कौन सी अंतिम थी? मोपला विद्रोह, खिलाफत आंदोलन, होम रूल आंदोलन या जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो सबसे लास्ट में हुआ था मोपला विद्रोह, ये लगभग 1921 के आसपास हुआ था। खिलाफत आंदोलन की बात की जाए तो ये अगस्त में हुआ था और अगस्त में 1919 में हुआ था, ठीक है। होम रूल आंदोलन 1916 की घटना है और जलियांवाला बाग की जो घटना है वो 13 अप्रैल, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 की घटना है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का नाम क्या था? वीरांगना रेजिमेंट, रानी झांसी रेजिमेंट, रानी भवानी रेजिमेंट या भारत माता रेजिमेंट। तो सही उत्तर है रानी झांसी रेजिमेंट, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला जो क्वेश्चन है, ईवी रामास्वामी नायकर के संदर्भ में निम्न में से कौन सा उत्तर सही है? इन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया था, ठीक है, इन्होंने 2025 में कांग्रेस छोड़ दी थी, दोनों ही आपके सही हैं, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा ईवी रामास्वामी के बारे में जान लेते हैं। ईवी रामास्वामी, ये ईवी लिखा हुआ है, ठीक है,
सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिज्ञ थे। इन्होंने 1920 में आत्मसम्मान आंदोलन से ये जुड़े थे। ब्राह्मण आंदोलन के ये जनक माने जाते हैं। इन्हें पेरियार के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने तमिल भाषा में रामायण लिखी, जिसे सच्ची रामायण कहा जाता है। रामास्वामी ने 1919 में कांग्रेस को ज्वाइन किया था और 1925 में इससे इस्तीफा दे दिया था। अगला 42वां क्वेश्चन है, 1918 में संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन निम्न में से किस नेता ने किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती, बाबा रामदंड, इंद्र नारायण द्विवेदी या पंडित जवाहरलाल नेहरू? तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी, इंद्र नारायण द्विवेदी। ठीक है। गौरी शंकर मिश्रा, इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय ने मिलकर 1918 में उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन किया था। उत्तर प्रदेश की तैयारी करने वालों ध्यान से सुन लो, ये क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है और आजकल तो उत्तर प्रदेश का वेटेज भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। बाबा रामचंद्र के प्रयासों से अक्टूबर 1920 में प्रतापगढ़ में एक समानांतर संगठन हुआ था। ठीक है। पहले ये अखिल भारतीय किसान सम्मेलन 11 अप्रैल 1936 को स्वामी सहजानंद ने सरस्वती की अध्यक्षता में लखनऊ में हुआ था। तो ये पूछा जा सकता है कि पहला जो इसका सम्मेलन था वो किसकी अध्यक्षता में और कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था, सहजानंद की अध्यक्षता में। और ये आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई थी? 1919 का अधिनियम, 1793 का अधिनियम, 1909 का अधिनियम या 1893 का अधिनियम? उसका सही उत्तर है 1919 का अधिनियम। ठीक है। सीधी सी बात थी। इसको वही आप जानते हैं कि जो अंग्रेजों की नीति थी फूट डालो राज करो वाली, उसी में इन्होंने ये कहा था कि इनको ये व्यवस्था कर देते हैं, इन फ्यूचर अगर कभी भी आजादी की बात आएगी तो ये लोग अपने हितों की रक्षा करेंगे ताकि ये बटे रहेंगे। ठीक है। सीधा साधा मतलब था इसका। इसके बाद अगला है, निम्न में से कौन सा संगठन दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था? अनुशीलन समिति, अखिल भारतीय मजदूर संघ, युगांतर या यूनाइटेड पेट्रियोटिक संघ? तो इसका सही उत्तर है अनुशीलन समिति, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। होर्डिंग की हत्या के षड्यंत्र की योजना बनाई गई थी रास बिहारी बोस ने। ठीक है। ये जो घटना हुई थी, जो मुकदमा इसका चला था, वो दिल्ली षड्यंत्र के नाम से चला था, याद रखिएगा। दिल्ली षड्यंत्र से लेकर भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। कई बार ये हो जाता है कि पूछ लेता है क्रम से लगाइए, तो डेट याद रखिएगा 23 दिसंबर 1912। सतीश चंद्र बसु ने 24 मार्च 1902 में अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। अनुशीलन समिति भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय बंगाल में बनी अंग्रेज विरोधी गुप्त क्रांतिकारी सशस्त्र संस्था थी। इसका उद्देश्य था वंदे मातरम के प्रणेता और प्रख्यात बांग्ला उपन्यासकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जिन्हें बंकिम चंद्र चटर्जी भी कहा जाता है, उनके बताए गए मार्ग का अनुशीलन करना या अनुसरण करना। ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 45 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक 1857 के विद्रोह का स्थान, विद्रोह का आरंभ सही सुमेलित नहीं है? ये बताना है किस टाइम पे विद्रोह हुआ था, जो कि सही नहीं हुआ, डेट सही नहीं दे रखी है, वो बतानी है। तो लखनऊ 4 जून को हुआ था, झांसी 11 मई को हुआ था, मेरठ 10 मई को हुआ था, बैरकपुर में 29 मार्च को हुआ था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, झांसी जो है वो 11 मई को नहीं हुआ था, 5 मई को हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिसमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को आर कहा गया है। अभिकथन ए में कहा गया है राष्ट्रपति संसद का भाग होता है। ठीक है भैया। आर में दे रखा है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकते हैं। तो ये दोनों ही कथन सही है और व्याख्या भी सही दे रखी है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा आर्टिकल 111 में, ठीक है, 111 में राष्ट्रपति को शक्ति दी गई है कि वो विधेयक में क्या कर सकता है, या तो विधेयक को मंजूरी दे सकता है, ठीक है, मंजूरी देगा, मंजूरी नहीं देगा तो रोक के रखेगा, ठीक है, रोक सकता है। अगर रोकना भी नहीं चाहता है तो वो उसको, अगर धन विधेयक नहीं है, याद रखिएगा ये जो व्यवस्था की गई थी, ठीक है, तीसरी जो मैं व्यवस्था आपके लिए बता रही हूँ, अगर धन विधेयक नहीं है तो वो उसको लौटा सकता है, और यदि धन विधेयक है तो उसे उस पर अपनी मंजूरी देनी पड़ेगी, यानी कि वापस कर सकता है। तो 3 है, मंजूरी देगा, रोक सकेगा या वापस करेगा। ठीक है।
अगला प्रश्न देख लेते हैं, नीचे उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों के हनन को रोकने के लिए रिट जारी करने की शक्ति के संबंध में दो कथन दिए गए हैं। पहला है, उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति दी गई है कि वह बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, ठीक है, प्रतिशोध अधिकार, प्रेक्षा और उत्प्रेषण रिट जो भी मूल अधिकारों को लागू करने के लिए समुचित है उस रिट को प्रयोग कर सकती है। अगला है, संसद को अधिकार है कि वह कानून बनाकर किसी अन्य न्यायालय को दी गई इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। तो दोनों ही कथन सही है, याद रखिएगा। जो सुप्रीम कोर्ट की बात आती है तो आर्टिकल 32 में ये सारी रिटें दी गई हैं जिनके तहत वो मूल अधिकारों को लागू करने के लिए इन रिटों का यूज कर सकता है। साथ ही साथ अगर हाईकोर्ट की बात की जाती है तो आर्टिकल 226 में सेम शक्ति जो है वो हाईकोर्ट को दी गई है, ठीक है। लेकिन हाईकोर्ट मूल अधिकारों के साथ ही साथ और भी आधारों पर ये रिट जारी कर सकता है। इस हिसाब से देखा जाए तो हाईकोर्ट की जो शक्ति है वो सुप्रीम कोर्ट की शक्ति से रिट अधिकारिता में ज्यादा है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 और 2 को सुमेलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूट की सहायता से मिलाइए। अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? 315, 280, 338। तो 324 संबंधित है निर्वाचन आयोग से, 315 संबंधित है लोक सेवा आयोग से, 280 में वित्त आयोग दे रखा, 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग दे रखा है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 49 क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। महान्यायवादी के पद पर ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति होती है जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की अर्हता रखता हो, ठीक है। महान्यायवादी को उसके पद से उसी प्रकार से हटाया जा सकता है जैसे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। क्या ये सही है? बताइए। नहीं सही है। पहला तो सही है, ठीक है, तो केवल एक आपका सही हो जाएगा। 76 में जो है महान्यायवादी की व्यवस्था की गई है, लेकिन महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। जब तक राष्ट्रपति की इच्छा होती है तब तक वो यहाँ रहता है, नहीं होती है तो उसको हटा दिया जाता है। यानी कि ए ऑप्शन, जो डी ऑप्शन है केवल एक, वो आपका सही होगा। अगला 50वां क्वेश्चन है, हाफ सेंचुरी आप लोगों ने लगा ली है। चलिए, भारत के एक राज्य में विधान परिषद के गठन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? विधान परिषद में उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। ओके, एक राज्य की विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य अवश्य ही होंगे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है इसका, दोनों ही कथन सही है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। विधान परिषद जो दे रखी है वो आर्टिकल 171 में दे रखी है, याद रखिएगा। अगला 51वां क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया गया है के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा से पहले उसके द्वारा किए गए कार्य मान्य नहीं होंगे, ठीक है। कार्यविधि अमान्य नहीं होंगे, ये होगा इसमें, ठीक है। उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा होने के दिन उसके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य नहीं होते हैं, ये सही है। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। 63 में आपका आर्टिकल उपराष्ट्रपति दे रखा है। देखिए इसमें बात क्या कही गई है, इसके कार्य के बारे में 63 में दे रखा है। बात यह है कि अगर उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जाता है तो उसके द्वारा जो भी काम करे जाते हैं वो सारे के सारे मान्य होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति किया तो उसके द्वारा, सॉरी, उपराष्ट्रपति किया तो उसके द्वारा किए गए सारे काम जो है वो खत्म हो गए, ऐसा नहीं है। काम वैसे के वैसे चलते रहेंगे, ठीक है। जो व्यवस्था उसने की थी वो वैसे के वैसे चलती रहेगी, बाकी जांच का विषय रहता है। अगला प्रश्न है, निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें सही कालक्रम के हिसाब से व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले से लेके आखिरी गतिविधि बतानी है, ठीक है। तो देखिए, संविधान सभा की प्रथम बैठक, पहले प्रारूप समिति की नियुक्ति, भारतीय संविधान का अंगीकृत और अधिनियमित करना, भारतीय संविधान को प्रवर्त करने की तिथि और संविधान की पहली सभा की बैठक। तो सही उत्तर जो होगा वो उसका होगा ऑप्शन ए। 9 दिसंबर को इसकी पहली बैठक हुई थी, ठीक है, 1946 में। इसके बाद प्रारूप समिति बनी थी आपकी अगस्त 1947 में, ठीक है, लगभग 27-28 अगस्त की बात है। प्रारूप जो भारतीय संविधान अंगीकृत अधिनियमित किया गया था वो 29 नवंबर को किया गया था 1949 में, और संविधान को लागू किया गया था 26 नवंबर है और ये 26
जनवरी में किया गया था 1950 में। ठीक है, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति प्रतिवेदन 1977 की प्रमुख सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन दे रखा है, पंचायती राज्य के 3 स्तरीय व्यवस्था के स्थान पर 2 स्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए। राज्य स्तर के नीचे पर्यवेक्षण हेतु खंड को विकेंद्रीकरण का प्रथम बिंदु माना जाना चाहिए। तो इसमें केवल एक जो है वो सही होगा। देख लेते हैं। अशोक मेहता समिति की अध्यक्षता में साल 1977 में पंचायती व्यवस्था पर कमेटी बनी थी और उसने अपनी रिपोर्ट 1978 में दी थी। इसकी सिफारिश थी कि त्रिस्तरीय के स्थान पर 2 स्तरीय में बदल देना चाहिए। साथ ही साथ पार्टियों की आधिकारिक भागीदारी के स्थान पर लोक निरीक्षण विकेंद्रीकरण के लिए जिला प्रथम बिंदु होना चाहिए। ठीक है, इसमें खंड को प्रथम बिंदु की बात की गई है, जबकि खंड नहीं होगा, जिला होगा। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा प्रावधान संविधान का भाग सही सुमेलित नहीं है? राजभाषा, संघ राज्य क्षेत्र, अनुसूचित जाति और जनजाति, अधिकरण। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अधिकरण। अधिकरण 14 में दे रखा है, याद रखिएगा। पंचायतों के समस्त चुनावों का संचालन करता है भारत का निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य व्यवस्थापिका या पंचायती राज्य आयोग। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, राज्य निर्वाचन आयोग। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 56 रखा है, संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? अनुच्छेद 109 कुछ दशाओं में संसद की दोनों सदनों की बैठक का प्रावधान करता है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता की जाती है वो स्पीकर के द्वारा की जाती है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा केवल 2 होगा, क्योंकि अनुच्छेद 109 नहीं है, 108 है ऑप्शन। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, भारतीय संविधान के प्रारंभ में किस अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्यों हेतु अंग्रेजी भाषा का उपयोग के लिए अनुमति दी गई थी? यानी कि अंग्रेजी भाषा को कितने साल के लिए संविधान में लागू हुआ था, तब बात की गई थी कि इतने सालों तक हम अंग्रेजी भाषा को रखते हैं सरकारी कामकाज के लिए। बाद में इसके बाद व्यवस्था की जाएगी कि किस भाषा को चुनना है। असल में हुआ क्या था कि हमारा जो देश है वो अलग अलग भाषाओं का है, विविधता से परिपूर्ण देश है। तो भाषाओं के आधार पर जो प्रॉब्लम थी ना वो शुरू से थी, खासतौर पर उत्तर और दक्षिण के राज्यों में। उत्तर वाले अपने आप को ज्यादा प्रमुख मानते थे और दक्षिण वाले अपने को मानते थे। तो इसी वजह से जो व्यवस्था की गई थी, उन्होंने सोचा संविधान निर्माताओं ने कि चलो दोनों ही अंग्रेजी को समझ लेते हैं, सब कुछ काम कर लेते हैं, तो अंग्रेजी को इसको रखते हैं। तो शुरुआत में कितने सालों की बात की गई थी? 15 सालों के लिए बात की गई थी, लेकिन अभी तक अंग्रेजी ही बनी हुई है। खासतौर पे जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स होते हैं स्टेट के, उनमें जो सुनवाई होती है वो अंग्रेजी भाषा में ही होती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 58 क्वेश्चन है, लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर निम्न में से कौन थी? तो मीरा कुमार थी, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है? दोहरे दंड की धारा, कार्योत्तर विधि, यातना के विरुद्ध निषेध, स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने का निषेध। तो सही उत्तर है इसका आपका यातना के विरुद्ध निषेध है। आर्टिकल जो 20 है, जो 20वां मूल अधिकार दे रखा है, वो दोहरे दंड से आपको सुरक्षा देता है। ऐसा नहीं है कि आपने जब आपने मान लो आपने क्राइम आज किया है, आज के हिसाब से आपको सजा मिल गई और उसके बाद आगे चल के फिर कोई कानून बन जाता है तो उससे भी आपको सजा मिलेगी, ऐसा नहीं है। जो काम हो गया आपको सजा जिस विधि पर मिलनी थी उस विधि पर मिल गई, उसके बाद नहीं मिलेगी। तो ये दोहरे दंड से सुरक्षा देता है, कार्योत्तर विधि देता है। साथ ही साथ ये खुद के लिए आपको, जैसे कहते हैं ना कि पुलिस के द्वारा आपको ये बोला जाता है कि नहीं आपको इसकी ये एक्सेप्ट करना ही करना है कि आपने एक क्राइम किया है, तो उसका भी ये निषेध करता है आर्टिकल 20। ठीक है, अगला प्रश्न है 60 एक और 2 कथन दे रखे हैं। पहला कथन है आपका, किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद देता है, राष्ट्रपति संसद को देता है। इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा प्रस्ताव पर विचार कर एक खास अवधि के लिए भीतर प्राप्त करता है। कारण क्या दे रखा है? राष्ट्रपति को उस राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है। तो सही उत्तर है इसका, दोनों ही कथन सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। आर्टिकल 3 के अंतर्गत जो सीमा परिवर्तन वगैरह की बात की गई है वो है। अगला प्रश्न है, संसद के सचिवालय में पदों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन दे रखा है, संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय के लिए
सम्मिलित पदों को सृजित किया जा सकता है। संसद अपने किसी भी सदन के सचिवालय स्टाफ की सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए अधिकार रखता है। तो दोनों ही सही है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आर्टिकल 98 में ये व्यवस्था की गई है संसद के सचिवालय की, और ये संसद का पृथक सचिवालय होगा। उनकी भर्ती और सेवा शर्त में संसद जो होता है परिवर्तन कर सकती है, और जो दोनों सदनों का सचिवालय का मुखिया होता है वो महासचिव होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 62 क्वेश्चन है, संघ वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं। यह अपना प्रतिवेदन नीति आयोग को सौंपता है। तो देखिए दोनों ही कथन सही है, गलत है, याद रखिएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। एक अध्यक्ष होता है, ठीक है, 280 में वित्त आयोग दे रखा है, इसमें एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं। साथ ही साथ ये जो अपनी रिपोर्ट होती है उसे राष्ट्रपति को देता है, ना कि नीति आयोग को। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रावधान नीति निदेशक तत्वों और मौलिक कर्तव्य दोनों का एक भाग है? उद्योगों के प्रबंध में कर्मचारियों का भाग लेना, पर्यावरण का संरक्षण, अभिभावकों का बच्चों को शिक्षा के अवसर दिलवाना और समान नागरिक संहिता। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए आर्टिकल 48A में, ठीक है, इसके अलावा आर्टिकल 51 के 6 में पर्यावरण से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। इसके अलावा अगर 43A की बात की जाए तो उसमें उद्योगों के प्रबंध में भागीदारी की बात की गई है। अभिभावकों के लिए 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था और समान नागरिक संहिता आपके 44वें अनुच्छेद में दे रखी है। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों में ग्राम सभा के संबंध में कौन सा सही नहीं है? इसके कार्य शक्तियां ग्राम स्तर पर उसी प्रकार होती हैं जैसे राज्य व्यवस्थापिका के राज्य पर होती है। इसकी शक्तियों का निर्धारण केंद्रीय सरकार के द्वारा किया जाता है। ठीक है, यह एक ग्राम स्तर की सभा है जिसमें पंचायत के क्षेत्र में सभी पंजीकृत मतदाता शामिल होते हैं। और डी दे रखा है आपका ए और बी दोनों। तो सही उत्तर होगा जो इसमें पूछा गया कौन सा गलत है। ठीक है, तो बी जो है वो गलत है क्योंकि इसका केंद्रीय सरकार द्वारा कोई इसका लेना देना नहीं है। अनुच्छेद 243 ख में इसका जो प्रावधान है वो दे रखा है। एक गांव या पंचायत का चुनाव करने वाले गांव के समूह की मतदाता सूची में शामिल व्यक्तियों को मिलकर बनती है ग्राम सभा। ठीक है, ये गतिशील और प्रबुद्ध ग्राम सभा पंचायती राज की सफलता केंद्र में होती है। किसी ग्राम की निर्वाचक नामावली में जो नाम दर्ज होते हैं उन व्यक्तियों को सामूहिक रूप से ग्राम सभा कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करके देखता है? तो ए है राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी भारत के मुख्य न्यायाधीश, या डी है सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है, निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म संविधान की अनुसूची या विषय सही सम्मिलित करता है? 30वीं अनुसूची शपथ और प्रतिज्ञान से संबंधित है, 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन से संबंधित है, 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है, और 9वीं अनुसूची दे रखा है राज्यसभा में स्थानों का आवंटन से, जो कि गलत है। 9वीं अनुसूची यानी डी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। 9वीं अनुसूची में कतिपय अनुबंधों की व्यवस्था की गई है जिसमें ज्यादातर भूमि सुधारों के बारे में जानकारी दी गई है। इसके अलावा राज्यसभा में स्थानों का आवंटन 4थे अनुसूची से होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों में कितने कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे? ठीक है, ऑप्शन है 50, 40, 20 या 30। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी 30। ठीक है, अगला प्रश्न है, मध्याह्न भोजन योजना को पीएम पोषण योजना में किस वर्ष पुनर्निर्मित किया गया था? ऑप्शन है आपका 2020 में, 2019 में, 2018 में, 2021 में। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 2021 में। ठीक है, मध्याह्न भोजना या मिड डे मील कब भारत में लॉन्च की गई बताइएगा, ठीक है, कमेंट में। इसके बाद अगला प्रश्न है, सेवाओं के बारे में आर्थिक सर्वेक्षण 2023 में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? फैशन, ग्रोसरी और जनरल मर्चेंडाइज 2023 तक भारत की ई कॉमर्स बाजार के लगभग 2/3 हिस्से में अपना स्थान रखेंगे। ठीक है, पीएमआई सेवाओं में 2022 में जुलाई से सबसे मजबूत विस्तार देखा गया।
75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयों की घोषणा वित्तीय सेवाओं को बदलने के लिए की गई। जुलाई 2022 में क्रेडिट ग्रोथ सर्विसेज 16% से ऊपर रहा। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन ए, याद रखिएगा। एक चीज और आपको बतानी है कि आर्थिक सर्वेक्षण कब जारी किया जाता है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको कमेंट में बताना है, ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन से निर्धनता का प्रकार है, ठीक है, पूर्ण निर्धनता, सापेक्ष निर्धनता, व्यक्तिपरक निर्धनता या प्रकार्यात्मक निर्धनता। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा 1, 2, 3, ये तीनों ही जो है वो निर्धनता के प्रकार हैं, याद रखिएगा। 71वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जननी सुरक्षा योजना का प्रमुख उद्देश्य है? मातृ मृत्यु दर और नवजात मृत्यु दर में कमी करना, केवल मातृ मृत्यु दर में कमी करना, केवल शिशु मृत्यु दर में कमी करना या केवल नवजात मृत्यु दर में कमी करना। तो देखो एक चीज और याद रखना, कई बार ये होता है कि हमें क्वेश्चन आता ही नहीं है, ठीक है, नहीं आता है तो उसके प्रश्न में उसका जवाब दे रखा होता है। कैसे दे रखा होता है? कुछ कीवर्ड्स होते हैं जैसे केवल, ठीक है, केवल हुआ, या कई बार ऐसा होता है किसी पे जोर दिया जा रहा होता है ना स्पेशल, वो चीजें नहीं होती। अब इसमें तो आपको पहले ही पता चल जाएगा ये तीनों सेंटेंस केवल से बने हुए हैं, ठीक है। जननी सुरक्षा की बात हो रही है तो सबसे करेक्ट आपको क्या लगेगा? मातृ मृत्यु दर और नवजात मृत्यु दर में कमी, तो यही ऑप्शन आपका जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही है। थोड़ा देख लेते हैं, यह योजना 100% यानी कि 100% केंद्र प्रायोजित योजना है। 12 अप्रैल 2015 को शुरू की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य है गर्भवती महिलाओं के संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करना, ठीक है। अगला 72वां क्वेश्चन है, संघीय बजट 2023-24 में योजनाओं के अनुसार आवंटन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पिछले की तुलना में मनरेगा हेतु आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत कटौती दर्ज की गई। पिछले वर्ष की तुलना में जल जीवन मिशन हेतु आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि की गई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल 1, याद रखिएगा। एक चीज और देखिएगा, अभी आम चुनाव का दौर है, 4 जून को जो कहते हैं फैसला आ जाएगा कि किसकी सरकार बन रही है, किसकी सरकार नहीं बन रही है। तो जो अभी फरवरी में जो बजट लॉन्च हुआ था ना, बजट जारी किया था निर्मला सीतारमण ने, वो अंतरिम बजट था, ठीक है, यानी कि उसी कार्यकाल तक था जब तक इलेक्शन होते हैं, या इलेक्शन के बाद जो सरकार नहीं बन जाती है तब तक के लिए था। जब नई सरकार बनेगी उसके बाद दोबारा से बजट आएगा, वो बजट मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाँ, 73 क्वेश्चन है, पीएम गति शक्ति योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय योजना का शुभारंभ 2022 में हुआ था। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन एनआईपी में 7 इंजनों, सड़क, रेल, एयरपोर्ट, बंदरगाह, जनसंचार, संसाधन, जलमार्गों और लॉजिस्टिक अवसंरचनाओं के संबंधित परियोजना पीएम गति शक्ति ढांचे के साथ जोड़ा जाएगा। तो सही उत्तर है इसका केवल 2, ए गलत है क्योंकि इसका शुभारंभ 2021 में हुआ था, ठीक है। निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन 2015, रूरल हाउसिंग 2017, सांसद आदर्श ग्राम योजना 2014, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना 2014। तो सही उत्तर है इसका श्यामा प्रसाद मुखर्जी 2015 में नहीं हुई थी, ये 2016 में लॉन्च की गई थी, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था? गांव के एक समूह का विकास करना जो सामान्य और समावेशता के आधार पर ध्यान में रखते हुए ग्रामीण सामुदायिक जीवन के स्तर को ग्रामीण जीवन के को संरक्षित और पोषित करेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा 2016 की थी। केंद्रीय बजट 2023 में वित्तीय क्षेत्र राजकोषीय प्रबंधन के लिए कौन सा वाक्य सही है? जीएसडीपी का 3.5% राजकोषीय घाटे की साझा को अनुमति देता है। 2023-24 का बजट अनुमानों में कुल व्यय 55 लाख करोड़ है। 2025-26 के लिए राजकोषीय घाटे का 5.5% नीचे रखने का लक्ष्य है। राज्यों को 20 साल के लिए ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। तो इसका सही उत्तर है 3.5। जीएसडीपी जो राज्यों की जो जीडीपी होती है उसके हिसाब से बात की गई है। 3.5 राजकोषीय घाटे का ही अनुमान उनको रखना है, ये चीज उन्होंने बोली है, निर्देश दिया गया है। निम्न में से कौन सा एक केंद्रीय बजट विभाग 23-24 अनुमानित आवंटित राशि सही सुमेलित है? प्रधानमंत्री जन आरोग्य के लिए 5,000 करोड़ दिया गया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए 80,000 दिया गया है। स्वास्थ्य एवं मंत्रालय के लिए 89,155 करोड़ दिया गया। स्वास्थ्य शोध विभाग के लिए 9,155 करोड़ दिया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के लिए 80,000 करोड़ की व्यवस्था की गई है। बजट
इकोनॉमी, अभी तक हम लोगों ने कुछ जो टॉपिक डिस्कस किए हैं जिसमें हमने इकोनॉमी देख ली है, पॉलिटी देखी है, साइंस देखा है, ठीक है। एक आध क्वेश्चन आपके करंट पे भी आए हैं, बजट के क्वेश्चन आए। आइडिया लगाते रहना किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है 77 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है? स्वैच्छिक समाज सेवा, किसान यानी कि खेती, परिवहन और नौकरी। सीधी बात है, किससे पैसा नहीं आता है? जिससे पैसा आएगा वो आर्थिक क्रिया है। तो किससे पैसा नहीं आता? स्वैच्छिक समाज सेवा से पैसा नहीं आता है। ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आर्थिक विकास में मानव संसाधन का योगदान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? आर्थिक विकास को जनसंख्या वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है, सही बात है। जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक विकास पर प्रभाव पड़ता है, ये भी सही है, यानी कि दोनों आपका करेक्ट है। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आर्थिक विकास में सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, गुणात्मक और परिणाम शामिल होते हैं। परिणामात्मक सभी परिवर्तनों से संबंधित होता है। आर्थिक विकास भी कहा जाता है इसको जब जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है। आर्थिक विकास को प्रभावित करने के कारकों में प्राकृतिक संसाधन, निवेश पूंजी, निर्माण, जनसंख्या, ये सारी चीजें इसमें दे रखी है। क्या क्या आर्थिक विकास में शामिल होता है वो बताया है। पीडीएफ में आपको दे दूंगी अपने टेलीग्राम चैनल पे, वहां पे जाके आप पढ़ लेना, ठीक है। अगला प्रश्न है 79 क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 23-24 में कुल परिव्यय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ब्याज भुगतान 20%, करों शुल्कों में राज्य की भागीदारी 18%, सब्सिडी 9%, रक्षा व्यय 8%। तो सही नहीं है, सब्सिडी 9% की बात की नहीं गई है, तो ये आपका सही होगा, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, जल रोकथाम एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम को निम्न में से किस वर्ष बनाया गया था? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1974, याद रखिएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 81वां क्वेश्चन है, फिलीपाइंस में नारियल एवं गन्ने के कृषि विकास का श्रेय किसको जाता है? फ्रांस वासियों को, हॉलैंड वासियों को, ब्रिटेन वासियों को, या स्पेन या अमेरिकी वासियों? तो सही उत्तर है आपका स्पेन और अमेरिकी वासियों को। अगला प्रश्न दे रखा है, निम्न में से कौन सा सत्य है? महासागरीय लवणता कर्क और मकर रेखाओं के बीच में अधिकतम होती है। पृथ्वी पर प्रतिदिन ठीक 12.5 घंटे बाद ज्वार आता है। बेंगुला प्रशांत महासागर की ठंडी धारा है। यदि सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीध पर आते हैं तो लघु ज्वार की स्थिति होती है। बताइएगा कौन सा सही है? तो इसका सही उत्तर है महासागरीय लवणता कर्क एवं मकर रेखाओं पर सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। जो आप सलाइन वाटर की बात करते हैं ना, जब 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ की बात करते हैं, जैसे ये है आपकी पृथ्वी, मैंने थोड़ी गोल सही बना देती हूँ फिर से, ठीक है। ये आपकी पृथ्वी है, अभी भी टेढ़ी ही बनी है। ये है आपकी 0 डिग्री यानी कि भूमध्य रेखा। यहाँ है आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ और ये आपका 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है। ये नॉर्थ है और ये है आपका 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है। तो ये आपकी कहते हैं इसे कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये आपकी मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और ये आपकी इक्वेटर है यानी कि भूमध्य रेखा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो क्षेत्र होता है ना वो सैलाइन वाटर होता है, यानी कि इसमें अधिकतम जो है वो लवणता पाई जाती है, यही इसमें बोला गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अल नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अल नीनो पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में पेरू के तट पर गर्म धाराओं का प्रकट होना शामिल है। गर्म धारा पेरू के तट पर पानी के तापमान को 10 डिग्री तक बढ़ाती है। जैसे समुद्र में प्लैंकटन की मात्रा बढ़ जाती है, तो केवल एक सही होगा इसमें, ठीक है। देख लेते हैं। पेरू के तट पर पश्चिम में 180 किलोमीटर की दूरी से उत्तर पश्चिम दिशा में चलने वाली गर्म जलधारा होती है। ये प्रशांत महासागर से हिंद महासागर में प्रवाहित होती है। एक भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून को कमजोर करती है। एल नीनो का आविर्भाव पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में होता है, ठीक है। एल नीनो नानियल दो तरीके की हवाएं होती है। जब हम महासागरीय तरंगें पढ़ेंगे तब हम इस बारे में चर्चा करेंगे, अभी हम क्वेश्चन ही देखते हैं। माउंट न्यूमैन निम्न में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तांबे के लिए, बॉक्साइट के लिए, लौह के लिए, मैग्नीज के लिए। तो मैग्नीज होगा यहाँ पे, ठीक है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लौह अयस्क। अगला प्रश्न है, पर्वत दे रखे हैं, उनसे संबंधित देश दे रखे हैं। किलिमंजारो, टुबकल, स्टेनली, हॉगर। देश है मोरक्को, अल्जीरिया, तंजानिया, युगांडा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, किलिमंजारो तंजानिया में है, टुबकल आपका मोरक्को में है, स्टेनली युगांडा में है, हॉगर आपका अल्जीरिया में है, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रेगिस्तानों पर विचार कीजिए तथा उन्हें उनके आकार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे छोटे से विस्तृत तक लेके जाना है। ग्रैंड सैंडी, अरेबियन, सहारा, गोबी। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। ठीक है, सबसे बड़ा कौन सा है? ग्रैंड सैंडी है, उसके बाद गोबी मरुस्थल, फिर आता है आपका अरेबियन मरुस्थल और फिर आता है सहारा मरुस्थल। ग्रैंड सैंडी जो मरुस्थल है वो आपका ऑस्ट्रेलिया में है, अरेबियन मरुस्थल आपका अरब में है, ठीक है, सहारा मरुस्थल आपका अफ्रीका क्षेत्र में है, और गोबी मरुस्थल आता है आपके चाइना और मंगोलिया की सीमा पर। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न 87वां क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से लेटराइट मिट्टी के विषय में कौन सा कथन सही है? यह मिट्टी उच्च तापमान एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड एवं एल्युमिनियम की कमी पाई जाती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। ठीक है, कैसे सही है ये देख लीजिए। यह उपोष्ण उष्णकटिबंधीय प्रकृति की होती है, जो मौसमी वर्षा की इसकी में जरूरत होती है। ठीक है, ये क्या होता है, इसके अंतर्गत लोहे की मात्रा जो है वो अधिकतर पाई जाती है, जिसके कारण ही इसका रंग लाल होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें से एक कथन अभिकथन ए है। ठीक है, उसके बाद एक आर है। तो अभिकथन ए में दे रखा है, दक्षिण पश्चिम मानसून मौसम के दौरान तमिलनाडु तट शुष्क रहता है। तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी की शाखा के समानांतर स्थित है। दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर वृष्टिशाय क्षेत्र में स्थित होता है। तो दोनों ही कथन सही है और व्याख्या भी इसकी सही है, याद रखें। कहने का मतलब ये है कि बंगाल की खाड़ी से जो जो हवाएं आ रही होती हैं, ठीक है, जो तमिलनाडु वो इसी साइड है, तो ये ऐसे रह जाता है और यहाँ से ये सीधे निकल के चली जाती है। तो यही इसका कहने का मतलब है। सीधी सी बात है, जब तक यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा ये बरसेंगी कैसे? नहीं बरसेंगी ना। अरावली क्यों शुष्क है? क्योंकि अरावली की जो संरचना है वो इस तरीके से है, जो मानसून आता है वो इस तरीके से निकल के चला जाता है। अगर अरावली की थोड़ी भी संरचना ऐसी या ऐसी होती तो टकरा के वहीं पर बारिश कर देता। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। भौगोलिक इकाई जो पानी को इकट्ठा करती है, भंडारण करती है एवं पानी छोड़ती है, उसे क्या कहते हैं? आर्द्र भूमि, व्यर्थ भूमि, पानी का हौद या जल विभाजक? तो उसे कहा जाता है जल विभाजक। क्या होता है जल विभाजक वो देख लेते हैं। जैसे ये आपको पता है, ये भारत है हमारा, ये अरब सागर और ये बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, यहाँ पे जो चीजें हैं ये आपके जल विभाजक का काम कर रही हैं। ये अरब सागर में आधा पानी आ रहा है, आधा पानी जा रहा है बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, तो देख लें, भारत के बंगाल की खाड़ी का प्रभाव तंत्र और अरब सागर का प्रवाह तंत्र, दोनों प्रवाह टेटो का अलग वाली रेखा होती है। भारत की वह रेखा जो जल के विभाजक का काम करती है। ठीक है, पश्चिमी घाट, सतपुड़ा, विंध्याचल, अरावली की ऊंची चोटियों से होकर गुजरती है। ठीक है, अगला प्रश्न है 90वां क्वेश्चन है, पराबैंगनी किरणों का अवशोषित करने वाली ओजोन परत किस वायुमंडल पर पाई जाती है? तो ये पाई जाती है समताप मंडल पे। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह देश सही सुमेलित है? मोंटेवीडियो उरुग्वे में, इगारका चीन में, जकार्ता इंडोनेशिया में और रोटरडैम नीदरलैंड में। तो सही नहीं पूछा है, इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा है। तो इसका सही उत्तर होगा इगारका चीन में। इगारका जो है वो चीन में नहीं है बल्कि रूस में है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न दे रखा है, निम्न में से कौन सा सहायक नदी या नदी सही सुमेलित नहीं है? यानी कि किसकी कौन सी सहायक नदी नहीं है ये बताना है। तो प्राणहिता महानदी, हेमावती कावेरी, मालप्रभा कृष्णा, मंजरा गोदावरी। तो सही उत्तर है इसका प्राणहिता महानदी की सहायक नदी नहीं है बल्कि ये गोदावरी की सहायक नदी है। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका जो होगा वो करेक्ट होगा। अगला प्रश्न दे रखा है, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मैक्सिको के बीच की सीमा स्थित है, मतलब सीमा पे कौन सी नदी स्थित है ये बताना है। मिसिसिपी, कोलोराडो, रियो ग्रांडे, अमेजोन। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी, रियो ग्रांडे। निम्नलिखित कथनों पर में से कौन सा सही है? रामगंगा नदी कन्नौज के पास गंगा में मिलती है। बेतवा नदी प्रयागराज के पास यमुना से मिल जाती है। तो इसका केवल एक ही सही है। रामगंगा नदी कन्नौज के पास गंगा से मिलती है, ये सही है। बेतवा नदी यमुना की सहायक नदी तो है, लेकिन ये प्रयागराज में ना मिलकर हमीरपुर में मिल जाती है। ठीक है, तो आपका जो सही उत्तर होगा केवल एक होगा, प्रयागराज। याद रखिएगा, संगम भी इसको कहा जाता है। यहाँ पे 3 नदियों का संगम होता है, गंगा, गोदावरी और गंगा,
सरस्वती और यमुना का संगम। ठीक है, अगला प्रश्न है शिवाना समुद्रम एवं कलपक्कम समुद्र क्रमशः किस के लिए महत्वपूर्ण है, यानी शिवाना समुद्र और कलपक्कम किस चीज के लिए स्पेशल है, तो वो बताना है। जल शक्ति और नाभिकीय ऊर्जा के लिए, ताप ऊर्जा एवं नाभिकीय ऊर्जा के लिए, नाभिकीय ऊर्जा और जल शक्ति के लिए, सौर शक्ति एवं नाभिकीय ऊर्जा के लिए। तो सही उत्तर है इसका जल शक्ति एवं नाभिकीय ऊर्जा। 96 क्वेश्चन है खनिज संपदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लिथियम में अनुमानित संपदा भंडार मिले हैं। भारत अनेक खनिजों यथा लिथियम, निकेल, कोबाल्ट के लिए आयात पर निर्भर है। तो इसका सही उत्तर कौन सा है देख लेते हैं। सही उत्तर ये दोनों ही है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत की प्रमुख नदियों और उनके उद्गम स्थल बताने हैं। ठीक है, तो यमुना निकलती है आपकी यमुनोत्री से, कृष्णा निकलती है महाबलेश्वर से, गोदावरी निकलती है नासिक से और महानदी निकलती है सिहावा से, याद रखिएगा। तो ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा एक दर्रा या राज्य केंद्र शासित प्रदेश सही सुमेलित है। ठीक है, सही सुमेलित बताना, याद रखिएगा। माना हिमाचल प्रदेश, नीति उत्तराखंड, दिफू लद्दाख या अखिल अरुणाचल प्रदेश। तो सही उत्तर जो है इसका वो ऑप्शन बी है, नीति जो नीति दर्रा है वो उत्तराखंड में है, माना दर्रा, नीति दर्रा ये दोनों ही उत्तराखंड में, तो ये आपका गलत हो जाएगा। दिफू अरुणाचल प्रदेश में और अखिल जो है वो लद्दाख में है। ठीक है, अगला 99वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थान पर अलकनंदा भागीरथी नदी मिलती है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये इसका जो ऑप्शन है दे रखा है देवप्रयाग, विष्णुप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देवप्रयाग। अगला 100वां क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक केंद्र कौन सा है। ज़ेपोरिज़िया, खार्किव, कीव या डोनेट्स्क। तो इसका सही उत्तर है इसका डोनेट्स्क। याद रखिएगा यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध चल रहा था, तो ये सीधा क्वेश्चन उठा के दे दिया था। इस टाइम पे जब 2024 का जो पेपर होगा ना, मेरे ख्याल से सुनने में आ रहा है अक्टूबर या नवंबर के आसपास पेपर होगा इसका, तो उस टाइम पे बहुत सारे जो विवाद है वो चल रहे हैं। पहले तो इन दोनों का युद्ध अभी तक खत्म नहीं हो पाया है, उसके बाद इजराइल और हमास शुरू हो गया, इजराइल और ईरान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बना ही है। ताइवान की चीन लगातार उसको धमकियां दिए जा रहा है, आसपास उसने युद्ध अभ्यास भी शुरू कर दिया है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा झील या देश सही सुमेलित नहीं है। माराकाइबो, वेनेजुएला, ओनेगा कनाडा, मिशिगन संयुक्त राज्य अमेरिका, बैकाल रूस। तो सही उत्तर है इसका ओनेगा कनाडा सही सुमेलित नहीं है, याद रखिएगा। 102वां क्वेश्चन है भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी स्थित है, कहाँ स्थित है। जामनगर में स्थित है, ऑप्शन डी होगा आपका सही उत्तर। दक्षिण गोलार्ध में हवा का बाईं ओर विक्षेपित होना क्या कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र, तापमान, कोरिलेसिस बल या दबाव। तो ये जो हवा होती है ना सीधे सीधे जा रही होती है, लेकिन किसी वजह से ये एकदम से टेढ़ी हो जाती है, तो क्यों होती है वो बताना। तो ये होता है आपका कोरिलेसिस बल के द्वारा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है संसाधनों के उपयोग तथा भविष्य के लिए उनके संरक्षण की आवश्यकता को संतुलित करने को हम क्या कहते हैं। खपत में कमी करना, भविष्य के संसाधन, ठीक है, संसाधन संरक्षण या सतत विकास। तो कहेंगे सतत विकास। आज की जरूरतों को पूरा करते हुए हमें इस तरीके से सामान को जो संसाधन है उनको बचा के रखना है कि हमारी आने वाली पीढ़ी भी उसका यूज कर सके, तो उसे सतत विकास कहते हैं। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। अगला प्रश्न है गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत हैं जो ऊष्मा जनित है, विद्युत जनित है, गैर नवीकरणीय, नवीकरणीय। गैर पारंपरिक है, नवीकरणीय। ठीक है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन है देश के पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है। ठीक है, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण पर्यावरण संतुलन बना रहता है, नहीं बना रहता है। तो ए आपका, ठीक है, इसका जो सही उत्तर है देश के पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है, ये तो सही है। और जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण पर्यावरण संतुलन बना रहता है, ये गलत है। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा ना वो होगा आपका ऑप्शन ए सही है। ठीक है, और आर गलत है। तो आप इसका लगा लीजिए कि ए तो आपका करेक्ट होगा और आर जो होगा वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है संधारणीय विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वैश्विक सूचक संरचना तथा राष्ट्रपति सांख्यिकी व्यवस्थाओं द्वारा प्रस्तुत एवं क्षेत्रीय आधार पर संकलित सूचना के आधार पर
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एवं वार्षिक संधारणीय विकास लक्ष्य रिपोर्ट करता है। तो इतना बड़ा तो इसने क्वेश्चन ही पूछ रखा है, लेकिन इसमें बहुत छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं जिसकी वजह से आप इसको समझ सकते हैं। वैश्विक संधारणीय विकास रिपोर्ट हर तिमाही संयुक्त राष्ट्र महासभा के चतुर्वार्षिक संधारणीय विकास लक्ष्य के विषयों को पुनर्विलोकन हेतु प्रस्तुत की जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल एक, क्योंकि ये तिमाही नहीं होती है, प्रति साल होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान पीढ़ी द्वारा इस प्रकार से उपयोग किया जाए कि प्राकृतिक संसाधन का न्यूनतम क्षरण हो, ये किस प्रकार का विकास कहलाता है। तो देखिए, एक ही आंसर से दो क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन डी, सतत विकास। पोषक स्तर बनते हैं केवल मांसाहारी जंतुओं से, केवल पौधों से, केवल जंतुओं से, खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबंधित होने से। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। सूची 1 और 2 को फिर से सम्मिलित करना है। जनसंख्या के सिद्धांत और उसके प्रतिपादक दे रखे हैं। ठीक है, तो देखिए, जनसंख्या का सिद्धांत और उसके प्रतिपादक के हिसाब से क्या ऑप्शन सही है। तो जनसंख्या सिद्धांत आपका एडविन केनन ने दिया है। इसके अलावा सामाजिक अप समायोजन का सिद्धांत जो है वो हेनरी रोज ने दिया है। ठीक है, इसके बाद जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत दिया है आपके थॉमसन ने, और जनसंख्या खाद्यान्न आपूर्ति सिद्धांत दिया है आपके माल्थस ने। ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। निम्न में से कौन सा सतत विकास का लक्ष्य नहीं है जिसे 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। तो पहला क्वेश्चन तो इसी में ही है। कभी भी आपसे पूछा जा सकता है कि सतत विकास को किस साल तक प्राप्त करना है। ठीक है, तो 2030 तक प्राप्त करना है, याद रखिएगा। इसमें से कौन सा शामिल नहीं है। तो अंतरिक्ष अनुसंधान शामिल नहीं है। कौन कौन से शामिल है वो भी देख लेते हैं। तो ये आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आपके दे रखे हैं। टोटल कितने गोल हैं वो देख लीजिए। नंबर 17 है। 17 गोल आपको 2030 तक प्राप्त करने हैं। ठीक है, पहला दे रखा है नो पॉवर्टी। ठीक है, दूसरा है आपका जीरो हंगर, तीसरा सस्टेनेबल गोल है गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, चौथा है क्वालिटी एजुकेशन, 5 है जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर स्टेशन, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, decent work economic growth, industry innovation and infrastructure, reduced inequality, sustainable cities and communities, responsible consumption and production, climate action, life below water, life on land, peace, justice and strong institution, partnership for the goals। ये इतने इम्पोर्टेंट हैं कि हर साल इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता ही आता है। अभी जो 2000 जो आरओ का पेपर हुआ था 11 फरवरी को, उसमें भी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आ गया था। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, और आगे चलते हैं। एक चीज और याद रखिएगा, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और दे रखा है जो आगे अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगी, उसमें भी आगे आएगा, वो भी आप याद रखिएगा। पहला 112वां क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या स्थायित्व का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया गया है। तो निर्धारित किया गया है 2070 तक, याद रखिएगा। राष्ट्रीय उद्यानों में अनुवांशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है इन सीटू संरक्षण द्वारा, एक्सीटू संरक्षण द्वारा, जीवन पूल द्वारा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। सीधी बात है, इसमें राष्ट्रीय उद्यानों को ना दो तरीके से देखा जाता है। इन सीटू जो जानवरों को जो संरक्षण किया जाता है, इन सीटू और एक्सीटू दोनों के हिसाब से किया जाता है। तो जब इन सीटू की बात आती है तो वो आती है राष्ट्रीय उद्यानों में। ठीक है, एक्सीटू की बात आती है तो अदर रहती है। तो राष्ट्रीय उद्यानों की बात की गई है इन सीटू इन पूल संरक्षण, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, अगला है, निम्न में से कौन सा कारक जैव विविधता ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक वास का विनाश, कीट नियंत्रण, आनुवांशिक आत्मसातकरण, या परभक्षियों का नियंत्रण। तो सही उत्तर है इसका प्राकृतिक वास का विनाश होना। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी किसके मानक के रूप में मानदंडित होती है। तो बीओडी क्यों होती है, क्या जरूरत होती है इसकी। सीधी सी बात यह है, जब ऑक्सीजन की मात्रा, सीधी बात है, ये जलीय प्रदूषण की जांच करती है। ठीक है, जब जलीय प्रदूषण ज्यादा हो जाता है, ऑक्सीजन की मांग कम हो जाती है, मतलब कहते हैं खरपतवार जब पानी में बहुत ज्यादा हरे हरे दिखाई देने लगते हैं, वहां पे बीओडी बढ़ने लगती है। तो वही है, ये जलीय प्रदूषण का नियंत्रण करती है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेगिस्तान में आवास करने वाले जानवरों को क्या कहा जाता है। मरुद्भिद जानवर, वृक्षवासी जानवर, बील बनाने वाले जानवर, या स्थलीय जानवर। तो सही उत्तर होगा इसका मरुद्भिद जानवर, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 117 दे रखा है, मैंने आपको बताया था पिछले एक क्वेश्चन जो एसडीजी गोल्स है उनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन और दे रखा है। तो ये देखिए,
मिलान करने के लिए क्वेश्चन आपका पूछ लिया गया। एसडीजी 10, 13, 14, 15 में इनमें से कौन सा जो गोल है वो उसकी बात की जा रही है, तो सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, एसडीजी 10 जो है उसमें असमानताओं में कमी की बात की गई है। एसडीजी 13 की बात की गई है जलवायु परिवर्तन की। ठीक है, एसडीजी 14 में बात की गई है पानी के नीचे के जीवन की, और 15 में बात की गई जमीन पर जीवन की। अगला प्रश्न है रियो शिखर सम्मेलन 1992 का एजेंडा 21 किससे संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है, सतत विकास से संबंधित है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है तालाब, दलदल, नदी, धसाव क्षेत्र या मार्शी एरिया, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नदी। लोटिक परिस्थिति तंत्र क्या होता है, लोटिक परिस्थिति तंत्र और लैंटिक स्थिति तंत्र जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार होते हैं। लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र किसी भी प्रकार का गतिमान जल स्रोत होता है, जैसे चलने पर्वतीय जल स्रोत, धारा आदि। नदियां, जबकि लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र स्थल और रुका हुआ जल होता है, जैसे तालाब। ठीक है, तो लोटिक और लैंटिक की बात की जा रही है, इसमें याद रखिएगा। भारत की जनगणना का कार्य सर्वप्रथम किया गया था 1871 में, 1881 में, 1850 में, 1861 में, तो सही उत्तर इसका हो जाएगा 1881 में। 1881 में क्या हुआ था ना, इसको नियमित स्टार्ट कर दिया। ठीक है, एक बार 1872 में भी स्टार्ट हुई थी, जब मेयो का टाइम था। मेयो के टाइम पे 1872 में स्टार्ट किया गया था, लेकिन उसके बाद इसको रोक दिया गया था, और 1881 में रिपिन के टाइम पे नियमित जनसंख्या स्टार्ट कर दी गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है 25 दिसंबर 2022 को निम्न में से किस देश द्वारा 1 जनवरी 2005 के बाद जन्म हुए पुरुषों के लिए 1 साल की सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी गई, तो वो था आपका डी ऑप्शन, ताइवान के लिए। 122वां क्वेश्चन है पोप बेनेडिक्ट 16वें, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए जो सही है। वे जर्मनी के मूल निवासी थे, 600 सालों में इस्तीफा देने वाले पहले पोप थे, तो दोनों ही सही है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जनवरी 2023 में किस एयरलाइन का विमान नेपाल में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, नेपाल एयरलाइन, तारा एयरलाइन, बुद्धा एयरलाइन या यति एयरलाइन, तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन डी, यति एयरलाइन। ठीक है, अगला प्रश्न है दिसंबर 2022 में सुदर्शन प्रहार सैन्य अभ्यास कहाँ किया गया था, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान में, तो ये किया गया था राजस्थान में, डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 125वां क्वेश्चन है भारतीय मूल के किस व्यवसायी को साउथ वार्क के लंदन का मेयर दूसरी बार चुना गया है, तो ये थे आपके सुनील चोपड़ा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दिसंबर 2022 में न्यूजीलैंड ने अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने के लिए पहला कानून पारित किया। न्यूजीलैंड का लक्ष्य डैश तक धूम्रपान मुक्त होना है, कब तक होना है, 2025 तक, डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न दे रखा है जिसे दो कथन दे रखे हैं। कथन है फरवरी 2023 में 12 चीतों को दक्षिण अफ्रीका से भारत लाया गया, चीतों की आबादी को सुधारना भारत की प्राथमिकता है, तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, ए और आर दोनों सही है और व्याख्या भी सही की गई है। 2022 में विश्व में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन पर भारत किस स्थान पर था, तो भारत था 10वें स्थान पर, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 2022-23 में गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय क्या था, व्यवहार में सभी के लिए गरिमा, गरीबी और भेदभाव को समाप्त करने के लिए एक साथ आना, गरीबी समाप्त करने के लिए बच्चों, उनके परिवार और समुदायों को सशक्त बनाने के लिए एक साथ काम करना, गरीबी के बिना दुनिया के वैश्विक कार्यों में तेजी लाना। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा व्यवहार में सभी के लिए गरिमा, आपका जो इसका विषय है गरीबी उन्मूलन का 22-23 के लिए, वो सही है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है 130वां क्वेश्चन है भारतीय जैविक डेटा केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है, हरियाणा में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए, हरियाणा में। 131वां क्वेश्चन है मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानव विकास सूचकांक में भारत की श्रेणी 2020 में 130 से उन्नत होकर 2022 में 132 हुई है। मानव विकास सूचकांक में भारत की श्रेणी 2020 में 130 से लेकर 2022 में 132 हुई है। ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो केवल 2 ही है, मतलब दोनों ही क्वेश्चन सेम दे रखा है, तो हाँ अच्छा,
130 से 132 तक गिर गई है, दोनों ही सही है, तो दोनों ही सही होगा इसका। ठीक है, निम्न में से किस सिद्ध दोष के आधार पर फरवरी 2023 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने अपनी सरकार के वित्त मंत्री नदीम जहावी को हटा दिया था? मंत्रिमंडल की गोपनीयता को भंग करने के कारण, सेक्स स्कैंडल के कारण, टैक्स स्कैंडल के कारण, ये उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी, टैक्स स्कैंडल के कारण। भारत के G20 प्रतीक चिन्ह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? प्रतीक चिन्ह में 7 पंखुड़ियों वाला कमल है, प्रतीक चिन्ह में 7 पंखुड़ियां 7 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करती हैं, दोनों ही सही है, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी को जनवरी 2023 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? तो INS वागीर है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 2 फरवरी 2023 को निम्न में से किस देश ने केंद्रीय बैंक को अपने करेंसी नोट से ब्रिटिश राजशाही से हटाने का निर्णय दिया? तो ये है आपके भाई साहब ऑस्ट्रेलिया। आपको पता होना चाहिए कि जब आपको याद होगा कि जब भारत पर और बाकी देशों पर यूरोपीय ने अपना उपनिवेश बनाया था, तो उस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया भी उन्हीं का ही था। हुआ क्या था कि वहां से निकल के लोग ऑस्ट्रेलिया में आके बसने लग गए थे, और वहां पर अभी तक जब ब्रिटेन की महारानी का जो अभी निधन हुआ है, उसके बाद तक अभी तक ऑस्ट्रेलिया पर यूरोपीय जो करेंसी थी, यूरोपीय तरीके से कह सकते हैं उपनिवेश ऑस्ट्रेलिया उन्हीं का ही रहा है। अब जब उनकी मृत्यु हो गई है, तो ऑस्ट्रेलिया ने निर्णय लिया है कि वो अपनी करेंसी से जो राजशाही था यूरोप का, उसको हटा देंगे अपनी करेंसी से। तो ऑस्ट्रेलिया इसका पहला आंसर हो जाएगा। दिसंबर 2022 में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक के अनुसार निम्न में से कौन अति उच्च सामाजिक प्रगति के शीर्ष 3 स्थानों में शामिल है? पांडुचेरी, लक्षद्वीप और गोवा, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख, केरल, नागालैंड और मेघालय, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, पांडुचेरी, लक्षद्वीप और गोवा। ठीक है, अगला है, डिकिंग विश्वविद्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वतंत्र परिसर के माध्यम से भारत में प्रवेश करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय, इसे महाराष्ट्र में स्थापित किया जाएगा। तो देखिए, पहला कथन तो इसका सही है, क्योंकि महाराष्ट्र में नहीं होगा, ये होगा आपके गुजरात में स्थापित। ठीक है, अगला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 में प्राप्त करने वाले प्रसिद्ध उपन्यासकार ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड के लेखक कौन है? तो वो है आपके अनुराधा रॉय, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। एससीओ फिल्म महोत्सव 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शंघाई सहयोग संगठन की भारत की अध्यक्षता के दौरान एससीओ फिल्म महोत्सव आयोजित किया गया। एससीओ फिल्म महोत्सव में एससीओ देशों की फिल्में दिखाई जाएंगी, दोनों ही कथन सही है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। निम्न में से किसे जनवरी 2023 में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया? सिंडी केरे, किरमल सुलोपानी, सेपुलोनी, जेसिंडा आर्डन या क्रिस हिपकिंस? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन डी, क्रिस हिपकिंस। ठीक है, अगला है, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार विजेता गीत नाटू नाटू के रचनाकार कौन है? देवश्री प्रसाद, MS किरवानी, MS राजामौली या AR रहमान? तो इसका सही उत्तर क्या है? ये बहुत ही कंफ्यूजन क्वेश्चन है, और मेरे ख्याल से ज्यादातर लोगों ने इसका जो आंसर है वो राजामौली लगाया है, लेकिन राजामौली इसके रचनाकार नहीं है, इसके रचनाकार है किरवानी, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 12.8% पर वन है। जौनपुर, गाजीपुर और बलिया जिलों में कोई वन भूमि नहीं है। सही उत्तर है इसका ए, ना तो ये सही है ना ये सही है, तो याद रखिएगा। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? तो ये आपके चंदौली में, डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 144 क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्न शहरों में से कौन सा शहर भारत की अध्यक्षता के दौरान G20 के 217 में 11 बैठकों के लिए शामिल नहीं हुआ था? तो आगरा, बनारस, ग्रेटर नोएडा, तीनों में G20 की बैठक हुई थी, लेकिन कानपुर में बैठक नहीं हुई थी। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 145वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम केंद्रीय सरकारों का कार्यक्रम नहीं है? ये उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। गंगा एक्सप्रेसवे, मनरेगा, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है, पंडित नेहरू उत्कृष्ट योजना? तो सही उत्तर है गंगा एक्सप्रेसवे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी योजना उत्तर प्रदेश से संबंधित है? अनूठी उपहार योजना, मातृशक्ति उद्यमिता योजना, कौशल्य मातृत्व योजना, स्त्री निधि योजना? तो सही उत्तर है इसका
अनूठी उपहार योजना, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 147वां क्वेश्चन है, फरवरी 2023 तक उत्तर प्रदेश में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आधुनिकीकरण के लिए कितने रेलवे स्टेशनों की पहचान की गई है? तो 149 इसका सही उत्तर हो जाएगा। संसद में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश की 31 सीटें हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश की 31 सीटें हैं और लोकसभा के लिए 80 हैं, तो दोनों ही सही हैं, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने स्पेयर पुस्तक लिखी है? किंग चार्ल्स, प्रिंस हैरी, प्रिंस फिलिप या प्रिंस विलियम? तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी, प्रिंस हैरी ने लिखी है। अगला क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विश्व वेटलैंड दिवस के रूप में वेटलैंड दिवस के रूप में जाना जाता है? 10 जनवरी, 1 फरवरी, 15 जनवरी या 2 फरवरी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 2 फरवरी। तो चलिए आज हम लोगों ने यूपी पीसीएस का प्री 2023 का पेपर डिस्कस किया है। आप लोगों को आइडिया हुआ होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, कितना टिपिकल पेपर रहता है, कहाँ कहाँ से वो सेक्टर ढूंढता है आपसे क्वेश्चन पूछने के लिए, और कुछ उसके पेटेंट क्वेश्चन होते हैं जिसे वो हर साल पूछता है। तो कोशिश करिए कि आप उन क्वेश्चन को तो बिल्कुल ही गलत मत करिए जो उसके पेटेंट क्वेश्चन है, पेटेंट टॉपिक है। साथ ही साथ कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि हम करंट कितने महीने की पढ़े, कितने साल की पढ़े, तो एटलीस्ट 1 ईयर तो आपको कंप्लीट पढ़ना ही पढ़ना है। इसके अलावा अगर आप कोशिश करिए, टाइम है अभी आपके पास, तो आप 1.5 साल तक उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो बताइएगा ये लेक्चर आपको कैसा लगा, आपको किस तरीके से और मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे सकती हूँ वो भी बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।